अगर आप बाइक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो रॉयल एनफील्ड का नाम एक बार तो आपके दिमाग में आया ही होगा, है ना। रॉयल एनफील्ड एक ऐसा ब्रांड है जिसको बाइक के सेगमेंट में लोग बहुत पसंद करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि रॉयल एनफील्ड की पहली प्रोडक्ट बुलेट्स नहीं बल्कि कुछ और थी। तो चलिए आज जानते हैं रॉयल एनफील्ड जैसे रिनाउंड कंपनी की सर्वाइवल स्ट्रेटजी। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉयल एनफील्ड की शुरुआत इंग्लैंड के एक जॉर्ज नाम के बिजनेसमैन ने की थी जो निडल बनाया करते थे। उसके बाद उनके बेटे ने साइकिल बनाकर इस कंपनी को द एनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड का नाम दिया, जिसे एनफील्ड के नाम से भी जाना जाता था। बाद में 1901 में फर्स्ट 239 सीसी इंजन की बुलेट मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करके रॉयल एनफील्ड का नाम दिया गया। 1949 में रॉयल एनफील्ड को इंडिया में सेल किया जाने लगा। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चेन्नई में बनाया गया। देखते ही देखते रॉयल एनफील्ड इंडियन कंज्यूमर की पहली पसंद बन गई, क्योंकि उस टाइम इंडियन मार्केट में वैसे कोई कंपटीटर था भी नहीं। इंडियन गवर्नमेंट मोर देन 8000 रॉयल एनफील्ड 350 सीसी इंजन की मोटरसाइकिल्स का ऑर्डर दिया फॉर यूज बाय इट्स पुलिस एंड आर्म्ड फोर्सेस। बॉर्डर में पेट्रोलिंग के लिए रॉयल एनफील्ड को आइडियल चॉइस माना जाने लगा। 1960s से 70s में रॉयल एनफील्ड साउथ इंडिया में बिगेस्ट कंपनीज में से एक थी, लेकिन तब तक जब तक जापानीज बाइक कंपनीज ने इंडिया में एंट्री नहीं की थी। आइचर ग्रुप एक ऑटोमोटिव कंपनी जिसके साथ 1990 में कोलैबोरेशन के बाद 1994 में इसके साथ रॉयल एनफील्ड मर्ज हो गया। उसके बाद आइचर ग्रुप रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी बन गई। वो सिर्फ बाइक ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस करती थी, लाइक ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, व्हीकल कंपोनेंट्स, फुटवेयर एंड गारमेंट्स एटसेट्रा। लेकिन इतने सारे प्रोडक्ट्स में आइचर ग्रुप की प्रोडक्ट की हुई बाइक जो कि रॉयल एनफील्ड थी सबसे ज़्यादा फेमस थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईयर 2000 में इंडियन मार्केट में रॉयल एनफील्ड जैसे गायब ही हो गया। इसकी सेल धड़ल्ले से नीचे गिर रही थी। तो देखो, एक राइज करती हुई कंपनी की डाउनफॉल तब स्टार्ट होती है जब उसकी सेल कम होती जाती है और जिसका मेन कनेक्शन होता है कस्टमर्स डिससेटिस्फैक्शन के साथ। अब इसे ऐसे समझो, रॉयल एनफील्ड जब इंडियन मार्केट में एंट्री की थी उस टाइम उसका कोई कंपटीटर था ही नहीं, इसलिए उसका मार्केट में छा जाना लाजमी था। लेकिन 2000 तक आते आते इंडियन मार्केट में जापानीज बाइक के ब्रांड्स ने एंट्री ले ली थी विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड न्यू फीचर्स के साथ। रॉयल एनफील्ड जो कि ओल्ड फीचर ही प्रोवाइड कर रही थी, अब कस्टमर्स को पुराने रॉयल एनफील्ड में इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने इस गैप को भी ओवरकम कर लिया और इस ओवरकम में सबसे बड़ा रामबाण साबित हुए सिद्धार्थ लाल, हु बिकेम COO ऑफ आइचर ग्रुप इन 2004। आइचर ग्रुप एक कॉन्ग्लोमरेट थी जिसके अंडर 15 बिजनेसेस शामिल थे। सिद्धार्थ लाल ने 2 बिजनेसेस रॉयल एनफील्ड एंड ट्रक को मार्केट में लीडर बनाने के लिए सारा ध्यान इन 2 बिजनेसेस में डाल दिया, क्योंकि इन 2 बिजनेसेस लाइक रॉयल एनफील्ड एंड ट्रक, इन दोनों में ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल सिद्धार्थ को दिख रहा था। रॉयल एनफील्ड के स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखकर सिद्धार्थ लाल ने नई स्ट्रेटेजी के साथ रॉयल एनफील्ड को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की। सिद्धार्थ लाल के फादर एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओन करते थे जो रॉयल एनफील्ड से पार्ट्स खरीदते थे। ये चीज़ भी काफ़ी हद तक रॉयल एनफील्ड के सर्वाइवल में हेल्प की थी। अब बात करते हैं आज के वीडियो की सबसे क्रूशियल टॉपिक के ऊपर, आखिर रॉयल एनफील्ड कैसे बैंकरप्सी से रिवाइव कर पाया। रॉयल एनफील्ड को फिर से रिवाइव करने के लिए उसके रूट्स को खंगालना बहुत ज़रूरी था और इससे ये पता चला कि रॉयल एनफील्ड एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो इंडिया में जिसने जापानीज मोटरसाइकिल कंपनी के साथ कभी भी कोलैबोरेशन किया ही नहीं था। और इस वजह से सिद्धार्थ लाल ने कई कंट्रीज के साथ कंसल्ट किया, लाइक US, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया एंड द UK टू डेवलप एन इंजन और मोटरसाइकिल। और उन्हें ये लगा कि UK वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, क्योंकि उनके हिसाब से UK ही उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ पा रही थी कि उस वक्त रॉयल एनफील्ड इंडिया को क्या चाहिए था। सेकेंड थी बारी इंजीनियरिंग सपोर्ट की, जो मिडलैंड से बेहतर और कोई नहीं दे सकता था। इन द मिडलैंड्स द टीम क्रिएटेड द सिग्नेचर रॉयल एनफील्ड ट्विन इंसेप्टर, जिसकी वजह से बाइक के पावर को एक एडिशनल बूस्ट मिला, जिसने रॉयल एनफील्ड को हाईवे में राइड करने के लिए आइडियल बनाया। ये रॉयल एनफील्ड ब्रांड के लिए एक बहुत बड़ी डील साबित हुई। थर्ड थी बारी सेल डिक्रीज होने की एक्सटर्नल फैक्टर को समझने की। कंपनी को लगता था कि रॉयल एनफील्ड एक कॉस्टली बाइक है, इसलिए लोग इसे खरीदना नहीं चाहते, बट रियलिटी कुछ और थी। रॉयल एनफील्ड को लोग इसलिए नहीं खरीदना चाहते थे क्योंकि रॉयल एनफील्ड की मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। बाइक में फॉल्टी पार्ट्स होने की वजह से बहुत कम टाइम में पाइप का फट जाना, लीकेज होना, इंजन का खराब होना और इस पर रिपेयरिंग का खर्चा बहुत था।
अकॉर्डिंग टू सिद्धार्थ लाल, ये एक बहुत बड़ा ट्रिकी सिचुएशन था जब रॉयल इनफील्ड कंपनी बैंकरप्सी के कगार पर पहुंच रहा था। लेकिन उन्होंने रॉयल इनफील्ड की डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं किए क्योंकि उन्हें वो क्लासिक लुक और शेप बहुत पसंद था। बट उन्होंने मोटरसाइकिल्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को अपग्रेड किया ताकि आज के ज़माने के लोगों के लिए रिलेवेंट हो। रॉयल इनफील्ड को ह्यूज कस्टमर बेस की ज़रूरत थी जिसे रॉयल इनफील्ड ने कभी जताया ही नहीं। जहां 2005 में पर ईयर 25,000 रॉयल एनफील्ड बाइक्स की सेलिंग होती थी, कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग और फिक्स्ड कॉस्ट को 10 लाख बाइक्स पर स्प्रेड करना पड़ रहा था। इस टाइम सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड बाइक को कंपनी के COO नहीं बल्कि एक कंज्यूमर के नज़रिए से समझने की, जानने की कोशिश की। सिद्धार्थ रॉयल एनफील्ड बाइक को खुद हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स राइड किया करते थे और अपने टीम में एक कल्चर इनिशिएट किया ताकि टीम वर्कर्स भी रॉयल एनफील्ड को राइड करें और एक्सपीरियंस करें, क्योंकि जब तक कंपनी खुद अपने प्रोडक्ट्स के फॉल्ट्स नहीं पहचानेगी उसको डेवलप करना मुश्किल है। सिद्धार्थ जब खुद लॉन्ग राइड पे जाया करते थे रॉयल एनफील्ड को लेकर, तब उन्हें पब्लिक से रिएक्शन मिलता था, आप टूरिस्ट हो क्या। सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड को कंज्यूमर्स के इमोशन के साथ जोड़ना स्टार्ट किया। अब रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक की ब्रांड ही नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जैसे ट्रैवलिंग और आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसा वाइब देने वाला ब्रांड बन चुका था। बाइक एंथुजियास्ट और ट्रैवलर्स के लिए गो टू प्रोडक्ट बन चुका था। सिद्धार्थ ने रॉयल एनफील्ड को लॉन्ग राइड्स, माउंटेन बाइक, एडवेंचर बाइक के रूप में पेश किया। रॉयल एनफील्ड के टैगलाइन जब बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे, कस्टमर्स के इमोशन को अपने साथ कनेक्ट कर पाया क्योंकि ये कस्टमर्स के सेल्फ एस्टीम को रिफ्लेक्ट करने लगा। मार्केटिंग में एक बात कही जाती है कि सेलिंग इमोशन इज मोर एक्सपेंसिव देन प्रोडक्ट, यानी कि आप इमोशन बेचो, प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा। और यही स्ट्रेटेजी अपनाई सिद्धार्थ लाल ने। उन्होंने रॉयल एनफील्ड को कस्टमर्स के प्राइड के साथ जोड़ा। कस्टमर्स रॉयल एनफील्ड को चलाना एक प्राइड समझते हैं क्योंकि उनका मानना है कि रॉयल एनफील्ड जो चलाते हैं वो और बाइकर से अलग होते हैं। इसके अलावा रॉयल एनफील्ड ब्रांड प्रमोशन के लिए कई तरह के बाइकर्स की कम्युनिटी को लॉन्च करता है, कई तरह के राइड्स और ट्रैवलिंग भी ऑर्गेनाइज करता है। 2010 में 50,000 और 2014 तक आते आते मोर देन 3 लाख बाइक्स की सेलिंग हुई और इस साल 2022 में आइचर ग्रुप की स्टॉक वैल्यू मोर देन 2,600 रुपीज़ पर स्टॉक है। तो आज हमने इस केस स्टडी से क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए उसके रूट को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। जब नींव सही होगी तभी इमारत भी मजबूत बनेगी। अगर जापानीज ब्रांड जैसा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अगर रॉयल एनफील्ड ने पहले से ही अडेप्ट कर लिया होता या फॉरेन ब्रांड के साथ कोलैब कर लिया होता तो शायद रॉयल एनफील्ड को कभी बैंक्रप्सी का सामना करना ही नहीं पड़ता। तो आज थी ये रॉयल एनफील्ड की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी की स्टोरी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।